देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बिहार के सियासी गलियारों से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर इस बदलाव की पूरी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार केसी त्यागी की पार्टी से विदाई का कारण उनके कई बयानों को माना जा रहा है, जो अक्सर पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे। केसी त्यागी ने कई मौकों पर पार्टी नेताओं से परामर्श किए बिना ही बयान दिए, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनके बयानों के कारण एनडीए के भीतर मतभेद की खबरें भी सामने आई थी। केसी त्यागी के बड़बोलेपन से पार्टी में नाराजगी थी, ऐसा सूत्र बताते हैं। पार्टी लाइन से हटकर बयान इस्तीफे की वजह बनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय पद के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अब ले ली है राजीव रंजन प्रसाद ने। और सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी गलियारों से जुड़ी हुई, जहां संजय पासवान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दलित सीएम की मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में दलित मुख्यमंत्री की मांग की गई है। दलित सीएम के लिए कैंपेन चलाएंगे। संजय पासवान ने यह भी कहा है ओबीसी मुख्यमंत्री का टर्न पूरा। संजय पासवान का ये बयान सामने आया। बिहार में अब दलित सीएम की बारी है। संजय पासवान ने इसकी भी चर्चा कर दी है और कहा है खास बातचीत में कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने अपनी मांग सामने रखते हुए कहा कि 90 के दशक के बाद बिहार में यादव समाज से या कुर्मी समाज से मुख्यमंत्री रहे हैं। कुछ ही दिन के लिए मांझी सीएम बने थे। ओबीसी समाज से आने वाले सीएम ही टर्म पूरा कर पाए और इसीलिए बिहार में दलित समुदाय से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं लोगों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर रहा हूं। और 90 के बाद से मैं मानता हूं कि 2.25 सीएम हुए हैं। दो मतलब कि या तो यादव समाज से रहे या फिर नहीं तो कुर्मी समाज से रहे, और सवा महीना 1.5 महीना के लिए वो हमारे मांझी जी हुए थे। इसलिए हम ये मानते हैं कि ये तो ऑलरेडी जो ओबीसी के जो लोग हैं तो उनका कोटा इन सब ने पूरा किया है। अब सही मायने में टर्न तो अब बनता है, मामला अति पिछड़े का, दलित का, महादलित का बनता है। लेकिन जो एनडीए नेतृत्व करेगा वह अच्छा होगा और मुझे लगता है कि वह एक वैकेंसी है उस कैटेगरी में या उस क्लास में। कहते हैं ना कि दुनिया में चल रहा है आजकल एस्पायरेशन मूवमेंट चल रहा है, आकांक्षा भरी आंदोलन। तो आकांक्षा है, दलित समाज को आकांक्षा है, महादलित को आकांक्षा है और अति पिछड़ा को आकांक्षा है। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर श्याम रजक की आज घर वापसी होने जा रही है और इसके मद्देनजर पूरी तैयारियां की जा चुकी है और उनके सम्मेलन समारोह में खुद वहां पर मौजूद रहेंगे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता। इसके अलावा आपको बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी प्रदेश कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, सुनील कुमार, रत्नेश सदा समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने आरजेडी को छोड़ा था और उसी समय ये चर्चा की गई थी कि वो जेडीयू में शामिल होंगे। श्याम रजक ने धोखा देने का आरोप लगाते हुए 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पत्र के जरिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को इस्तीफा सौंपा था और पत्र में लिखा था कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था और इसीलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था।
और पूरे देश भर में आज आरजेडी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसकी वजह है जातिगत जनगणना। आपको बता दें कि आरक्षण को भी 65% तक बढ़ाए जाने की मांग आरजेडी की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर इस धरने का आयोजन किया गया है। इस धरना में तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के सभी प्रमुख नेता भाग लेंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। और महागठबंधन की सरकार द्वारा बिहार में 65% आरक्षण लागू किए जाने के फैसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज पटना में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की पटना इकाई द्वारा यह धरना दिया जा रहा है और तस्वीरों में देखिए बड़ा पंडाल जो है लगाया गया राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने और अब तैयारियां जो है वो करीब करीब पूरी हो गई हैं। एक पूरे हरे रंग में ये पंडाल बनाया गया है और राजद का ये प्रतीक रंग है हरा और इसमें साफ तौर पे जो यहाँ पर बैनर लगाया गया है उसमें कहा गया कि शोषितों वंचितों ने भरी हुंकार, छोड़ो गद्दी दो अधिकार। राष्ट्रीय जनता दल देश में जातिगत गणना और 65% आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु एक दिवसीय धरना। तो धरने का टाइम जो है वो 11:30 बजे दिन से शुरू होगा और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर ये धरना दिया जा रहा है और पटना जिले के जो नेता हैं उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। तेजस्वी यादव की तस्वीर है और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर लगाई गई है यहाँ पर और 11:30 बजे से धरना जो है शुरू हो जाएगा और करीब 2 बजे का समय बताया गया है जब तेजस्वी यादव इस धरना में शामिल होंगे। दरअसल आरक्षण को लेकर पिछले कुछ दिनों से बिहार में राजनीति जो है वो परवान पर दिख रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार आरक्षण की मांग को लेकर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, खासकर बिहार सरकार पर और केंद्र सरकार पर। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है उसका ये कहना है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनको अपने पिता और माता जो रहे हैं उनका कार्यकाल नहीं भूलना चाहिए। वो एक वक्त था जब आरक्षण की मांग होती रही थी, लेकिन अब आरक्षण जो है वो बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है और जिन्हें नहीं है उन्हें भी दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जूनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव की तरफ से भी इस बाबत बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते ही बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी और उसके बाद नहीं कराई गई। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर आपको सुनवाते हैं। जब रहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ तो वो आरक्षण की बात करते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की ही बात करते हैं, जाति आधारित गणना देश भर में हो इसकी ही बात करते हैं। जो ही वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हैं तो उनका चेहरा बदल जाता है और जो आरक्षण विरोधी, जाति गणना विरोधी जो उनके स्वरूप हैं वो साफ साफ दर्शन होने लगता है। तो उसी के खिलाफ पूरे राज्य के अंदर में राज्य व्यापी हर जिला मुख्यालयों पर धरना दिया गया है कि ताकि देश में जाति गणना और आरक्षण का दर्जा जो बढ़ा है वो शेड्यूल 9 में जाए। पटना में आरजेडी का धरना महज एक नौटंकी है, ये कहना हमारा नहीं बल्कि बीजेपी का है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार में 2022 में ये फैसला लिया गया था कि जातिगत जनगणना कराई जाए और उसे संपन्न भी किया गया और उसे तेजस्वी यादव अपने बारे में बताकर प्रपंच रच रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। राजद के लोग तेजस्वी यादव सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में हैं, इसलिए धरना का नौटंकी कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको याद दिला दूं, कास्ट सेंसस का फैसला जून 2022 की कैबिनेट में हुआ था जिसमें बिहार में एनडीए की सरकार थी। अब तो कहीं थे ही नहीं। एनडीए की सरकार का जो फैसला है उसका क्रेडिट लेने के लिए इतना तमाशा क्यों इस तरह से प्रदर्शन, क्यों तमाशा इस तरह से? सिर्फ क्रेडिट लेने की ओर करना उड़ना तो कुछ है नहीं, सिर्फ क्रेडिट लेने की ओर में, और इसी में आपको मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा है। और शिव नीतीश कुमार के भोजपुर आगमन को लेकर तैयारियां अभी से लगातार जारी है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को वो भोजपुर के 3 अलग-अलग क्षेत्रों में जाएंगे और इसको लेकर तैयारियां लगातार जारी है। आपको बता दें कि भोजपुर जाने के बाद करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर डीएम एसपी ने अधिकारियों के साथ बड़हरा प्रखंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। संबंधित पदाधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
तो सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखी गई है। सीएम नीतीश कुमार भोजपुर आएंगे और इसी के मद्देनजर तैयारियां की गई है। आपको बता दें कि आगमन को लेकर 5 सितंबर को भोजपुर के 3 स्थानों पर तैयारियां की गई है। सीएम करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। और अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां बेटी को ससुराल पहुंचाने के लिए गए पिता की हत्या उसके दामाद ने ही कर दी और बीच बचाव करने गए जब बेटी और कुछ युवक वहां पर पहुंचे तो उन्हें भी जख्मी कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल शिकायत दर्ज कराई गई है। मांझा थाना क्षेत्र के भैंसही गांव की ये घटना बताई जा रही है। मांझा के भैंसही कोरड़ गांव के परमा यादव की बेटी की शादी कोयनी गांव के राम प्रवेश यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद पत्नी 6 महीने से मायके में रहती थी। शनिवार को परमा यादव अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचे, जहां उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। इलाज के दौरान ससुर की मौत हो गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे थाने लाकर पूछताछ लगातार जारी है। और वहीं पे कोई लगता है अंदरूनी चोट लग गई, जिस कारण कौन कौन लोग घायल है? घायलों में उनके एक भतीजा हैं जिनका ये रमेश यादव ये हैं, और उनकी जो लड़की है जो सीता देवी वो भी घायल है, और एक और है लड़का पप्पू जो भी इनके भतीजे हैं, और एक इनके बड़े भाई लगते हैं परिदार में के भीरगुनाथ यादव, उनको भी थोड़ी चोट आई है। हम घायल है, हमारा चाचा का मौत हो गया है, हमारा बहन के घाव है, मेरा एक चाचा है उसका भी है, मेरा एक भाई की भी चोट लगा है। कौन ये लोग मारे हैं? ये जोजन के लड़का और जोजन और उसका एक मिलकर हमको मारा है। बात क्या था? और विवाद वही दहेज को लेकर। हाँ जी, छोड़ने की बात थी ना? जी सर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बाढ़ से बताएंगे, जहां सनकी दामाद ने पहले अपनी पत्नी और साली को गोली मारी और उन्हें मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। आपको बता दें कि यह पूरा मामला पंडारक थाना क्षेत्र का है और बिहारी बिघा की नवा टोली के पास का बताया जा रहा है। इस गोलीबारी में दामाद दीपक और पत्नी की बड़ी बहन की मौत हो गई, जबकि पत्नी लक्ष्मी देवी की हालत गंभीर है। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक दीपक की डेड बॉडी के पास से पुलिस ने पिस्टल बरामद कर ली है। घरेलू विवाद में हुई हत्या की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। घरेलू विवाद था, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पहले जब उनकी पत्नी उनके ससुराल में रहती थी तो वहाँ मारपीट वगैरह हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ आ गई थी। तो वो यहाँ पे उसको अपने घर ले जाने के लिए आया हुआ था। 2 महीने से लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो उसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, तो उसने ये एज रिवेंज बदले की भावना से गोली चला दी। क्या घटना हुआ? किसको कौन गोली मारा? बिहारी विवाह का घटना है। दामाद था, वो अपना पहले साली को मार दिया गोली, और फिर उसके बाद सीढ़ी के पास अपनी वाइफ को मार दिया, और छत पे जाके खुद को भी मार लिया, और इसका भी देहांत हो गया, साली का देहांत हो गया, और इसकी वाइफ अभी जिंदगी मौत से लड़ रही है। दोनों महिला गर्भवती थी, और समझिए कि 3 नहीं बल्कि 5 क्या हो गया। और अगली खबर आपको रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र से बताएंगे, जहां पर हाजत से एक कैदी फरार हो गया है, जिसका नाम तूफानी पासवान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से वो हाजत में था और वहां से फरार हो गया। शराब पीकर हंगामा और पुलिस पर हमले के आरोप में कैदी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था। रात में जब ऑन ड्यूटी पर तैनात दारोगा शॉट्स के लिए गए, तभी अंधेरे का लाभ उठाते हुए कैदी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर थाने में हड़कंप मच गया। और सासाराम से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तूफानी पासवान नाम का कैदी फरार हो गया है। आपको बता दें कि इसे कैद कर लाया गया था इसलिए क्योंकि इसने शराब पीकर हंगामा मचाया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस रात भर इसे अपनी कस्टडी में रख रही थी, उसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर ये हाजत से ही फरार हो गया। और अपने कारनामों की वजह से बेगूसराय जिला हमेशा चर्चा का विषय बन जाता है और एक बार फिर से इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल एसआई की तरफ से कुछ ऐसी करतूत की गई है जिसको लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि विनीत कुमार पर गोविंद कुमार नामक युवक ने गंभीर आरोप लगाए। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में बाढ़ आने की वजह से स्कॉर्पियो गाड़ी को पेट्रोल पंप पर खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद गाड़ी में रखे 1,70,000 रुपए को जबरन एसआई
ये 2 दलालों के जरिए निकाला गया और पैसे मांगने पर धमकी देने के साथ झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित ने वरीय पदाधिकारी से केस दर्ज करके न्याय की गुहार लगाई है। के कारण पंप पे खड़ा कर दिए थे और गाड़ी के डैशबोर्ड की डिक्की में 1,70,000 रुपया मेरा था। विनीत कुमार जो कि बलिया थाना के एसआई है, वो अपने 2 अज्ञात व्यक्ति के साथ आए बाइक से और डुप्लीकेट चाबी से मेरा गाड़ी का लॉक खोल के 1,70,000 रुपया ले लिए। पंप मालिक भी वहाँ पे नहीं थे। जब पंप मालिक आए तो वो पूछे कि आप बिना पूछे हुए क्यों गाड़ी खोले, तो बोले कि आपका कानून 2 मिनट में हम धसेड़ देंगे, हमको तुम कानून सिखाएगा। इसलिए आपका पैसा ले क्यों दिए? अब वो हमसे जो है ना फ़ोन करके 50,000 रुपया मंथली मांगते हैं कि तुम हमको 50,000 रुपया मंथली दो। ये देखिए उनका कॉल डिटेल है, व्हाट्सअप कॉल हमको बार बार करते हैं कि तुम हमको 50,000 का महीना दो। और देखिए बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक कर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और कुछ जिले इसके हॉटस्पॉट बन गए हैं, जिसमें राजधानी पटना भी है। कुल मिलाकर 33 नए डेंगू के मरीज वहां पर पहचान किए गए हैं। कंकड़बाग अजीमाबाद हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन में सबसे अधिक डेंगू पीड़ित राजधानी पटना से मिले। जलजमाव से प्रभावित मोहल्लों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 33 नए मरीजों की पहचान राजधानी पटना में की गई है। कंकड़बाग अजीमाबाद यहां पर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। और देखिए राजधानी पटना में डेंगू बहुत ही खतरनाक स्थिति में नजर आ रहा है। एक कर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार के दिन एक दिन में 33 मरीज मिले हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। और ऐसे में दावे ये किए जाते हैं कि डेंगू के मद्देनजर पूरी तैयारियां रखी गई है, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची तो हकीकत कुछ और ही है। पिछले 2-3 महीने से कंट्रोल रूम बनाने की बात कही गई, लेकिन न्यूज 18 की टीम ने जब कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां का जायजा लिया तो फोन कबाड़ खाने में रखा हुआ था, जिस पर मोटी मोटी धूल की परत चढ़ी हुई थी। मौजूदा कर्मचारियों से बात करने पर वो बहाने बनाते नजर आए। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना समेत पूरे बिहार में डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया है और अब राजधानी पटना में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। 33 पेशेंट जो हैं वो मिले हैं राजधानी पटना में। पटना का ये सिविल सर्जन कार्यालय है, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम 24/7 है। 24 घंटे कंट्रोल रूम को काम करना है और यहाँ पर बाकायदा ड्यूटी भी लगाई गई है। आपकी ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई गई है? हमारा रात में ड्यूटी रहता है। रात में कहाँ? यहीं। किस चीज के लिए? नाइट में हम लोग रहते हैं। मतलब कंट्रोल रूम में है? कंट्रोल रूम भी देखना है। जी जी कंट्रोल रूम में जी जी देखना है। हाँ। तो कैसा चल रहा है कंट्रोल रूम का काम? कंट्रोल रूम ठीक चल रहा है। एक दिन फोन उन आता है, मतलब कम आता है फोन। फोन एक दिन में कितना आता है? कभी आया 1-2 गो, नहीं तो नहीं आता है। एक में फोन खराब है, थोड़ी फोन की स्थिति हम देख लेते हैं। कल फोन ठीक था? हाँ, कल फोन आया था दिन में। देख लीजिए ये फोन है, फोन में इतनी गंदगी चढ़ी हुई है, देख लीजिए इतनी गंदगी है फोन में। ये कह रहे हैं रात, मतलब ये अगर एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर फोन रोज यूज होगा तो इतनी गंदगी कहाँ से आएगी फोन पे? ये देखिए कितनी गंदगी है ये अगर रोज फोन यूज होगा तो अभी फोन नहीं। ये देखिए कंट्रोल रूम का फोन है और ये बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है और ये कह रहे हैं कि फोन रात में खराब हुआ। आप देखिए झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? झूठ नहीं बोल रहे। कल सुबह में हम जब यहाँ से गए हैं तो फोन आवाज किया, घन घन आया, फोन आया था। किसका फोन आया था? हमरे जाने के बाद फोन आया, जिसे हम निकल रहे हैं ना, जो आदमी आ गया ना, फोन आया तो बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं ना। हम जब निकले ना, बाहर निकले 8 बजे के बाद, तो यहाँ आए तो आवाज आ रहा था। तो उस समय चंद्रमणि जी रहते हैं। रजिस्टर भी नहीं है यहाँ पर। ये कंट्रोल रूम की स्थिति है। एक कह सकते हैं कि एक लापरवाह भरी तस्वीर राजधानी पटना के सिविल सर्जन कार्यालय की, जहां पर कंट्रोल रूम के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। और ये देखिए अब इस स्थिति में कैसे डेंगू में पीड़ित जो लोग हैं वो कैसे काम करेंगे, वो उनका इलाज कैसे होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये अपना नाम अजय कुमार बता रहे हैं और ये पता कर रहे हैं दूसरे स्टाफ से। रात में ड्यूटी इनकी थी और ये पता कर रहे हैं कि
कहाँ रजिस्टर है, फोन की हालत मैंने आपको दिखा दी। तो ये राजधानी पटना के नहीं, बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम की यही हकीकत है कि किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा एक्टिव है। डेंगू जो खतरनाक मोड़ ले चुका है और 33 लोग एक दिन में पीड़ित राजधानी पटना में पाए गए हैं। वहां की एक तस्वीर दिखा रहे हैं सिविल सर्जन कार्यालय की, जहां पर कंट्रोल रूम बिल्कुल राम भरोसे चल रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर बताती है कि स्वास्थ्य महकमे में बैठे अफसर और कर्मी किस कदर लापरवाह बने हुए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर तो आ ही रहा और साथ ही साथ मानसून की बेरुखी भी नजर आ रही है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। मौसम का जायजा लिया है संवाददाता संजय ने। छाए हुए हैं, बीच बीच में थोड़ी बहुत धूप निकल रही है, लेकिन मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई है। मानसून दूसरी बार प्रदेश में एक्टिव तो हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा राहत लोगों को नहीं मिली। पिछले 15 जिलों में 15 दिनों की अगर बात कर लें तो कई जिलों में अच्छी और कई जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस बीच खबर है कि मानसून बिहार में एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में अगले कई दिनों तक अच्छी बारिश के आसार नहीं है। मानसून की बेरुखी ने किसानों के साथ मौसम वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ा दी है। सूखा है और जिस तरीके से मानसून को एक्टिव होना चाहिए था वो नहीं है। गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। लोग अभी भी उमस से परेशान हैं और सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। राजधानी पटना में एक बार फिर से मौसम सुहावना है। बीच बीच में बूंदाबांदी जरूर होती है, लोगों को राहत मिलती है, लेकिन फिर से जो उमस है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।